अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 15 देखा था। दैट वाज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमने डिफरेंट मैनेजमेंट की करंट एसेट्स मैनेजमेंट के बारे में देखा था। लाइक उसमें हमने कैश मैनेजमेंट को देखा, हमने उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट को देखा और उसमें हमने जो ज़्यादा डीपली स्टडी किया था दैट वाज अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। उसमें अब उसका हमने इतना ही करना था। हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, लेकिन आप पहले कोई थोड़ा सा टाइम लें और 10 मिनट का, और उस चैप्टर में से जो भी बातें आपने पूछनी हैं वो आप चीज़ें मुझसे पूछ लें। ये अकाउंट रिसीवेबल्स सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का है। तो अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, इसमें जो हमने चैप्टर पढ़ा है, इसमें हम जो एग्ज़ाम्स के लिए देखेंगे वो अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट को देखेंगे। बाकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसको भी आप रहने दें, वो बस आपने बस समझना ही था। कैश मैनेजमेंट का भी रहने दें। अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट इस चैप्टर में से हम एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल करेंगे। तो उसमें से आपने कुछ पूछना है, बल्कि लाजमी पूछें। तो जो पूछना है आपने वो मुझसे पूछें, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दिस इज चैप्टर नंबर 8, रिस्क एंड रिटर्न। आपका पेज नंबर इसमें होगा 311। 13th एडिशन में पेज है 311। 14th में मे बी थोड़ा चेंज हो, वो आप देख लें। तो रिस्क एंड रिटर्न, व्हाट इज रिस्क? बल्कि पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज रिटर्न। मुझे कोई 2 घंटे हो गए हैं आपका ये लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हुए। तो इतना पता नहीं कहाँ से इशू आ रहा था, पता नहीं लोग क्यों नहीं कर बैठते। बहरहाल देखें, रिटर्न हम इनको देखते हैं पहले थ्योरेटिकली कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ताकि हमें न्यूमेरिकल्स करने में फिर आसानी हो। रिटर्न हैज़ 2 कंपोनेंट्स। रिटर्न में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज़ रेगुलर रिटर्न and second one is one time return। हम जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लाइक हमने शेयर्स परचेस किए हैं, तो वहाँ से हमें डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड हमें 3-3 माह के बाद, 6-6 माह के बाद, यही एनुअली हमें मिल सकता है। हमें इंटरेस्ट मिल सकता है हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो। एक तो हमें रिटर्न मिल सकता है दैट में बी रेगुलर, वो इंटरेस्ट की फॉर्म में हो सकता है, वो डिविडेंड की फॉर्म में हो सकता है। तो रेगुलर रिटर्न का मतलब क्या है, डिविडेंड या इंटरेस्ट। ऑन द अदर साइड, वन टाइम रिटर्न मीन्स हमने एक कुछ शेयर परचेज किया हमने 100 का, और कुछ टाइम उसको अपने पास रखा और बाद में उसको हमने 120 का सेल कर दिया। तो यहाँ से भी हमें रिटर्न मिल रहा है, बट दिस इज़ वन टाइम रिटर्न। ये वन टाइम रिटर्न है, आपने एक दफ़ा शेयर्स को परचेस किया और बाद में उसको सेल कर दिया। सो दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन। एंड द कैपिटल गेन इज़ वन टाइम रिटर्न। तो रिटर्न रेगुलर भी होता है और रिटर्न वन टाइम भी होता है, और इन सबको जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास टोटल रिटर्न आ जाता है। अगर हम रिटर्न का यहाँ पे फॉर्मूला लिखें,
तो रिटर्न इक्वल्स डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट, कुछ भी कह लें। कुछ इन्वेस्टमेंट से आपको डिविडेंड मिलता है, कुछ से आपको इंटरेस्ट मिलता है, एंड प्लस कैपिटल गेन। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ रिटर्न। रिटर्न जब हमने किसी भी इन्वेस्टमेंट में फाइंड करना होता है तो हम उसमें से डिविडेंड भी और उसमें से कैपिटल गेन दोनों को देखते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। डिविडेंड की अमाउंट तो आपको सिंपल बता दी जाती है कि इतना आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपको 10% डिविडेंड मिल रहा है। परसेंटेज में भी हो सकता है और अमाउंट में भी हो सकता है। आपको 2 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है, आपको 5 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है, आपको 10 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है। तो द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज गिवन, वो सिंपली अमाउंट आपको दी होती है। कैपिटल गेन देखें, ये हम निकालते हैं हमारी सेलिंग प्राइस में से परचेज प्राइस को माइनस करते हैं। जैसे देखें, आपने 100 का अगर परचेज किया है, 120 का आपने उसको सेल कर दिया, तो 20 का आपको गेन हो जाएगा। तो गेन आपको इन दोनों प्राइसेस को माइनस करके निकालना होता है और डिविडेंड की अमाउंट आपको सिंपल गिवन होती है। इन्हीं दोनों चीज़ों को अगर हम फार्मूले की फॉर्म में लिखें तो रिटर्न को हम शो करते हैं आर से, डिविडेंड या इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम सी के नाम से डिनोट करते हैं। सी मीन कैश फ्लो। वो कैश फ्लो हम इस्तेमाल करते हैं डिविडेंड को बताने के लिए या इंटरेस्ट को बताने के लिए। प्लस कैपिटल गेन हम कैसे लिखेंगे, प्राइस माइनस PT माइनस 1। अब इसमें देखें, ये जो C है, C इज कैश फ्लो, जो कि डिविडेंड को डिनोट करता है या इंटरेस्ट को डिनोट करता है। PT इज प्राइस ऑफ शेयर at year end, and PT minus 1 means price of share at year start। ये इसको हम परचेज प्राइस भी कह सकते हैं, इसको हम बाइंग प्राइस भी कह सकते हैं, और ये हमारी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो ये PT ये हम बताता है कि हमने फ्यूचर में, PT का मतलब होता है कि फ्यूचर में हमें कितनी प्राइस हो जाएगी जिसमें हम इसको सेल करेंगे। देन PT माइनस 1 का मतलब क्या है कि हमने इनको परचेज कितने का किया था, इस साल के शुरू में हमने इन्हें कितने का खरीदा था। तो सपोज़ हम कहते हैं कि जो डिविडेंड है, जो इंटरेस्ट है, जो कैश फ्लो है, वो हमारे पास है लाइक 10। हमने इनको सेल करना है 120 का, इनको हमने परचेज किया 100 का, तो देखें ये आ जाएगा 30। सो द रिटर्न इज 30। ठीक है, तो कन्फ्यूजन की बात नहीं है इसमें, आपने परेशान नहीं होना कि ये PT माइनस 1 क्या लिख दिया। PT का सिंपल मतलब है सेलिंग प्राइस, साल के एंड में जितने का हम इसको सेल करेंगे। एंड PT माइनस 1 का मतलब क्या है कि हमने इसको ख़रीदा कितने का था साल के शुरू में। एंड देन C हम यहाँ पे कैश फ्लो, डिविडेंड या इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इन दोनों इसमें इनको माइनस किया और ऐड करके हमने अपना टोटल रिटर्न निकाल दिया। इसको नोट करें, फिर हम इसको मज़ीद देखते हैं। ओके, रिटर्न को ही हम थोड़ा सा चेंज करके, इसी फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करके
हम इसमें एक और चीज़ फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न को हम स्मॉल आर के साथ डिनोट करते हैं। यही फॉर्मूला सारा। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं PT-1 मतलब परचेज प्राइस, जितने का हमने उसको खरीदा था, तो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न निकल आता है। रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकल आता है देखें। 10 हमारी डिविडेंड है, 120 हमारी सेलिंग प्राइस है, 100 हमारी बाइंग प्राइस है। इसको डिवाइड भी हम अगर बाइंग प्राइस से कर दें तो देखें 20 100 becomes 30%. So the return is 30%. रेट ऑफ रिटर्न। तो रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न में डिफरेंस ये है कि जो रेट है वो अमाउंट में होता है, रेट ऑफ रिटर्न ये परसेंटेज में होता है। हाँ, जो परसेंटेज में होता है वो एक ज़्यादा अच्छी डिस्क्रिप्शन होती है। अमाउंट में वो हमें नहीं पता होता कि कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट है, जबकि परसेंटेज में हमें आइडिया होता है कि हम जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें वहाँ से इतने % रिटर्न मिलेगा। सो दिस इज़ रेट ऑफ रिटर्न। इसको भी नोट करें, फिर हम इसको देखते हैं मज़ीद। ओके, तो रिटर्न में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सी एंड कैपिटल गेन। तो इनको ऐड करके हमारे पास रिटर्न आता है, और इन्हीं को अगर हम PT-1 बाइंग प्राइस पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है। देन दैट वाज फर्स्ट कंपोनेंट रिटर्न। सेकंड में देखें हमारे पास आता है रिस्क। Risk is, in simple words, the possibility that the actual return, अभी जो हमने रिटर्न के बारे में पढ़ा उसी के बारे में है कि the possibility that the actual return will be less than the expected return. The possibility that the actual return will be less than the expected return. हमने जितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया है, इस बात की चांसेस, इस बात की पॉसिबिलिटी कि हमारा एक्चुअल में जो रिटर्न होगा वो उतना नहीं होगा बल्कि उससे कम हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड रिस्क। सपोज हमने एक्सपेक्ट किया, हम कहीं पर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कहीं शेयर्स परचेज करते हैं, हम कोई लैंड परचेज करते हैं, तो हम ज़्यादा डेफिनेटली हम एक एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे माइंड में होता है कि ये इतने का हम बाद में सेल करेंगे या ये हमें इतना रिटर्न पे करेगा, तो हमारा एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। सपोज दैट वाज 30%, लेकिन जो एक्चुअल रिटर्न हमें मिला बाद में दैट वाज सपोज 20%। सो दिस इज़ ड्यू टू रिस्क। हमारा एक्सपेक्टेशंस हमारी कुछ और थी, लेकिन एक्चुअल में जो रिटर्न मिला वो हमें बिल्कुल उससे डिफरेंट मिला, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ रिस्क। इसको मज़ीद अगर आसान अल्फाज में हम अगर डिस्क्राइब करें तो द रिस्क इज़ चांसेस ऑफ लॉस। चांसेस ऑफ लॉस होने के जो चांसेस होते हैं दैट वाज
that was called risk. इसको अगर हम डीपली देखें, थोड़ा सा अगर हम इसको और बेहतर तरीके से देखें तो the variability of return from expectation, हमारी एक्सपेक्टेशन से अगर रिटर्न वेरिएट करता है तो दैट इज़ रिस्क। जब वेरिएट जब एक चीज़ करती है तो दिस इज़ वेरिएशन, ये वेरिएशन है। एंड इसका मतलब है कि जो रिस्क होता है, रिस्क इज़ अ वेरिएशन, रिस्क जो होती है ये वेरिएशन होती है। अब देखें वेरिएशन जो है ये समटाइम्स ऊपर की तरफ जा रही है, समटाइम्स नीचे की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि समटाइम्स हमारा रिटर्न इंक्रीज भी होता है, समटाइम्स हमारा रिटर्न डिक्रीज भी होता है। रिस्क जो हमने पढ़ा था, रिस्क वो इस तरह से एक लाइन होती है बस कि ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये हमारा एवरेज रिटर्न है। ये जो लाइन है लाजमी कि बिल्कुल स्ट्रेट हो, ये हल्की फुल्की डेविएट भी हो सकती है, बट वो सम हाउ इस तरह से वेरिएट नहीं करती जैसे ये है। ये जो हमने एक एक्सपेक्टेड सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है कि इतना हमारा रिटर्न एवरेज होता है, इतना हमारा एवरेज रिटर्न होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। जैसे 30% था, हमने अज्यूम किया कि हमारा जो रिटर्न है एक्सपेक्टेड वो 30% है। ये जो वेरिएशन आप देख रहे हैं, ये वेरिएशन ये क्या है, ये हमारा एक्चुअल रिटर्न है। असल में हमारा जितना रिटर्न है वो ये है, कभी हमारा रिटर्न इतना होता है, कभी हमारा रिटर्न इतना होता है, कभी हमारा रिटर्न देखिए यहाँ पे पहुँच गया, फिर हमारा रिटर्न यहाँ पर आ गया। तो जो एक्चुअल रिटर्न होता है वो चेंज होता रहता है। वो जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो एक कांस्टेंट सी अमाउंट होती है। ये देखें, ये जो आपका रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न देखें, ये एक रेंज सी बन गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेंज बन गई है आपके एक्चुअल रिटर्न की, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से। ये जो रेंज बनती है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ रिस्क, ये रिस्क की वजह से होती है। जितना आप ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना रिटर्न ज़्यादा भी हो सकता है, उतना रिटर्न कम भी हो सकता है। जितना आप कम रिस्क लेंगे उतना ही क्या होगा, जो आपका एक्चुअल रिटर्न होगा वो इसके आसपास ही कहीं डेविएट करेगा, ऐसे ही होगा। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से एक्चुअल रिटर्न ज़्यादा वेरिएशन दिखाएगा, उतना ही वो ज़्यादा हो सकता है, उतना ही वो कम हो सकता है। तो जितना कम रिस्क आप लेंगे तो ये एक्सपेक्टेड जो आपका रिटर्न है इसके पास पास ही वो एक्चुअल रिटर्न वेरिएट करेगा, उसकी वेरिएशन ज़्यादा नहीं होगी। इस बात को हम दोबारा से देखते हैं। देखें, दिस इज़ योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये 30% है, ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। आपने इन्वेस्टमेंट की तो आपके माइंड में था कि मैंने इतना रिटर्न मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। अब अगर आप किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो वेरिएशन होती है वो इस तरह से हो सकती है, समटाइम वो कम हो जाएगी, जो एक्चुअल आपको रिटर्न मिलेगा वो इस फॉर्म में होगा। वो रिटर्न देखें कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी वो देखें बहुत कम भी हो सकता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, वो देखें यहाँ पे आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा कम हो गया,
तो देखिए एक रेंज सी बन गई है। ये रेंज क्यों बनी है? क्योंकि आपका जो एक्चुअल रिटर्न है, देखिए जो रेंज आपकी बन रही है ये इस तरह से बन रही है क्योंकि आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो और आपका जो एक्चुअल रिटर्न है वो आपस में डिफरेंट है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है वो बस एक स्ट्रेट सी लाइन होती है और जो एक्चुअल रिटर्न है वो वेरिएट कर रहा होता है। अब देखें कि एक हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट है, आपने ज़्यादा रिस्क लिया है यहाँ पे, जिस वजह से देखें उसका रिटर्न भी क्या हो रहा है, वो ज़्यादा वेरिएट कर रहा है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर आप कम रिस्क लेते हैं, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, आप ऐसी जगह में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे रिस्क ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न भी क्या होगा, वो भी कम होगा। और वहाँ पे जो आपका एक्चुअल रिटर्न है वो भी क्या होगा, वो भी ज़्यादा वेरिएट नहीं करेगा, तो कम वेरिएट करेगा। आपकी जो रेंज बनेगी वो रेंज भी क्या होगी, वो भी कम होगी, नैरो सी रेंज होगी। तो दिस इज़ लो रिस्की। रिस्की तो है बट दिस इज़ लो रिस्की। तो देखें जब ज़्यादा रिस्क हम लेते हैं तो हमारी वेरिएशन ज़्यादा होती है, जब हम कम रिस्क लेते हैं तो हमारी वेरिएशन जो है रिटर्न की, एक्चुअल रिटर्न की, वो कम होती है। दिस इज़ एक्चुअल रिटर्न, यहाँ पे ये एक्चुअल रिटर्न है। देखें समटाइम्स रिस्क लेने से, देखें यहाँ पे आपका रिटर्न ज़्यादा भी तो हो रहा है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा है, लेकिन कई दफ़ा कम भी हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसी है कि रिटर्न आपका ज़्यादा भी है एक्सपेक्टेशन से और कम भी है। सो रिस्क लेने से अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा हो जाए तो दिस इज़ पॉजिटिव रिस्क। और अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन से कम हो जाए तो दिस इज़ नेगेटिव रिस्क। इसी तरह से यहाँ पर भी है। तो जितना ज़्यादा हम रिस्क लेते हैं उतना ही ये जो रेंज है वो ज़्यादा हो जाती है। जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें याद रखने वाली, कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ही एक्चुअल रिटर्न में वेरिएशन भी ज़्यादा होगी, जितना कम रिस्क होगा उतनी ही एक्चुअल रिटर्न में वेरिएशन भी क्या होगी, वो कम होगी। वेरिएशन के ज़्यादा होने की वजह से ये रेंज जो बन जाती है, ये रेंज क्या होती है, ये भी ज़्यादा होती है, और वेरिएशन के कम होने की वजह से ये रेंज क्या होती है, ये भी कम होती है। तो रिस्क को जब हम मेजर करते हैं तो रिस्क असल में ये रेंज को मेजर करता है। सपोज़ अगर हम रिस्क का आंसर निकालते हैं, हम कहते हैं कि रिस्क इज़ 10%, तो ये जो 10% है ये प्लस माइनस 10% होता है। इस 10% का मतलब क्या है कि हमारा जो एक्चुअल रिटर्न होगा वो एक्सपेक्टेड से 10% ज़्यादा हो सकता है और 10% कम भी हो सकता है। अगर हमारा यहाँ पर जो रिस्क है वो 2% है तो वो सिंपल 2% नहीं है, वो प्लस माइनस 2% है। इसका मतलब क्या है कि वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से 2% ज़्यादा भी हो सकता है और वो 2% कम भी हो सकता है। तो रिस्क जो होता है, रिस्क की जो कैलकुलेशन होती है वो सिर्फ एक अमाउंट नहीं होती बल्कि वो एक रेंज होती है। जबकि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न वो देखें आपके सामने, वो सिंपल एक अमाउंट होती है, बस एक परसेंटेज होती है, एक कांस्टेंट अमाउंट होती है। जबकि रिस्क रिस्क एक सिंपल अमाउंट नहीं होती बल्कि वो प्लस माइनस में होती है, वो पूरी रेंज के बारे में बता रही होती है कि हमारा जो एक्चुअल रिटर्न है वो 10% ज़्यादा भी हो सकता है और 10% कम भी हो सकता है, वो 2% ज़्यादा हो सकता है, 2% कम भी हो सकता है। चलें, क्या मुसीबत है, चलें इनको देखें फिर हम बाकी करते हैं बात। थैंक यू।